गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड जिन स्टूडेंट को नहीं भी पता है उन स्टूडेंट के लिए हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक को क्लियर करने से पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी ये टॉपिक आपको क्लियर हो पाएगा। सो चलिए पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी और लिविंग सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। इसका मेन फंक्शन गैसेस जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कराना होता है। इस सिस्टम के द्वारा हम ऑक्सीजन का इंस्पायरेशन कराते हैं बॉडी के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपायरेशन कराते हैं बॉडी से बाहर निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर इसके डायग्राम की बात कर लें तो इसके अपर पार्ट में नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी होती है एंड मिडिल पार्ट में फेरेंक्स एंड ट्रैकिया पाए जाते हैं। उसके बाद लोअर पार्ट की अगर बात कर लें तो लोअर पार्ट में ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स एंड ऑल्बियोली होते हैं। हर एक कंपोनेंट का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रोसेस और किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो गैसेस का एक्सचेंज कराता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज हो रही है वो किस प्रोसेस के तहत होती है, बॉडी उसे कैसे यूज़ में लेके आती है। तो इन प्रोसेस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपायरेशन प्रोसेस में नेचर से बॉडी सेल के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करें तो ये 3 प्रोसेस में होती है। पहले नेचर से लंग्स के लिए सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, और लंग्स के बाद में लंग्स उसकी सप्लाई कराता है हार्ट के लिए। यहाँ पर ये नेचर से लंग्स के लिए जो सप्लाई हो रही है वो ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरीके से होती है। ऑक्सीजन ओरल कैविटी और नेजल कैविटी में होते हुए ट्रैकिया में होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंचने का काम करता है, और लंग्स से जो हार्ट के लिए सप्लाई हो रही है वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा यहाँ पर हार्ट तक सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, और हार्ट से जो सप्लाई हो रही है वो ओवरऑल बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अगर ऑक्सीजन की यूज़ की बात कर लें तो जैसे ही ऑक्सीजन जब बॉडी के सेल तक पहुंच जाता है तो बॉडी सेल में एक प्रोसेस फॉर्म होता है। उस प्रोसेस के माध्यम से सेल अपने लिए एनर्जी फॉर्म करता है। ये किस तरीके से होता है, हर एक सेल को एनर्जी क्रिएट करने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डिमांड रहती है। तो ऑक्सीजन हम न्यूट्रिएंट्स और डाइट के थ्रू बॉडी के लिए प्रोवाइड करा देते हैं, और ऑक्सीजन हमको नेचर से प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज आपस में कनेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पर एक सिंथेसिस फॉर्म होती है, और उस सिंथेसिस और उस प्रोसेस के बाद में सेल के अंदर एनर्जी इंड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है, जो कि सेल उसको यूज़ में लेता है। उस प्रोसेस में एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एंड वाटर की भी 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी को सेल यूज़ में ले लेता है, देन वाटर के 6 मॉलिक्यूल को भी यहाँ पर सेल अपने यूज़ में लेता है, बट 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ में नहीं ले पाता है। उसकी वजह से हमें एक्सपायरेशन प्रोसेस कराना पड़ता है। इसी तरह से एक्सपायरेशन प्रोसेस में बॉडी सेल से नेचर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करें तो ये भी 3 प्रोसेस में होती है। सबसे पहले जो बॉडी सेल ने जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूज़ करते हुए अपने लिए एनर्जी क्रिएट की, जिसको उसने यूज़ लिया, देन वहाँ से वाटर के भी मॉलिक्यूल क्रिएट हुए थे, वो भी उसने यूज़ में लिए, बट कार्बन डाइऑक्साइड का जो 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ था उसको बॉडी ने यूज़ में नहीं लिया। तो उसकी जो सप्लाई होगी वो हार्ट तक होगी। तो हार्ट तक सप्लाई यहाँ पर कौन कराता है, यहाँ पर वेन्स जो होती है वो हार्ट तक सप्लाई कराएंगी कार्बन डाइऑक्साइड को। देन कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट में आने के बाद में पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक पहुंचने का काम करता है, और लंग्स से नेचर के लिए एक्सक्रीट होने का यहाँ से काम होता है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी बाहर निकाल देती है। इसी तरीके से ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस वर्क करते रहते हैं। बेसिकली हर एक बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कराना ज़रूरी है, क्योंकि उसको यूज़ करते हुए वो अपने लिए
एनर्जी फॉर्म करती है। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो वो फिर कहीं ना कहीं डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली हम इसमें उन्हीं मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस फंक्शंस को या इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन फंक्शंस को रोकने का काम करेंगी। देन रोकने का काम करेंगी तो डिजीज़ इंड्यूस होगी, बीमारी क्रिएट होगी वहाँ पर, और उन बीमारी और उन डिजीज़ को हम ट्रीट करेंगे यहाँ पर कुछ मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हुए। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम किन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे? ड्रग्स यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा एक डिजीज़ का नाम है जो कि ब्रोंकियल्स हमने यहाँ पर पहले भी आपको बता दिया है। ब्रोंकियल्स जो होते हैं वो लोअर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। लंग्स के लोअर पार्ट में ब्रोंकियल्स पाए जाते हैं। उनमें अस्थमा नाम की एक पर्टिकुलर डिजीज़ क्रिएट होती है। उनके लिए कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करते हुए उस डिजीज़ को ठीक करने का काम करेंगे। और बेसिकली यहाँ पर ड्रग्स पढ़ने से पहले, मेडिसिन पढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रोंकियल अस्थमा में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाज्म ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ब्रोंकियल्स म्यूकोसा, एंड बिकॉज ऑफ स्पाज्म लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स लॉक्ड इन एल्वियोली एंड कॉज डिस्पीनिया। तो यहाँ पर जो ब्रोंकियल अस्थमा है उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है? उसमें हमारी जो ब्रोंकियल्स की स्मूथ मसल्स होती हैं, ब्रोंकियल्स की स्मूथ मसल्स में स्पाज्म आता है। स्पाज्म के साथ साथ वहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस, एंड उसकी वजह से स्पाज्म होने की वजह से वहाँ पर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपर तरीके से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं कर पाता है, न ही ऑक्सीजन का इंस्पायरेशन हो पाता है और न ही कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपायरेशन होता है। तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। सांस लेने में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी जो ब्रोंकियल्स हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियल्स हैं, उनमें म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ चुका है और उसमें स्पाज्म आ रखा है। स्पाज्म रहेगा तो वहाँ का जो सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया में काफ़ी कमी आती है, कम हो जाता है सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया ही कम हो जाएगा तो वहाँ से जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रखी होगी या हो रही होगी वो काफ़ी कम अमाउंट में होगी, जिसकी वजह से बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनका ऑक्सीजन की सप्लाई का लेवल भी कम हो जाएगा। उसकी वजह से सांस लेने में यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और म्यूकस का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ने के साथ साथ ब्रोंकियल्स में इन्फ्लामेशन भी क्रिएट होता है। अब इन्फ्लामेशन प्लस म्यूकस सिक्रेशन प्लस स्पाज्म, जब ये तीनों कंडीशंस म्यूकस ब्रोंकियल्स में प्रेजेंट होती हैं तो वहाँ का सरफेस एरिया काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। तो ऐसी मेडिसिन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे जो इस प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने का काम करेगी या ठीक करने का काम करेगी। तो यहाँ पर ये कुछ मेडिसिन हैं, कुछ मेडिसिन की कैटेगरीज वाइज यहाँ पर मेडिसिन के नेम भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। पहली कैटेगरी जो होती है वो ब्रोंकियोडायलेटर, जिस तरीके से नाम से पता चल रहा है ब्रोंकियोडायलेटर वह मेडिसिन होती हैं जो कि हमारी ब्रोंकियल्स को डायलेट करने का काम करती हैं। अगर इसके अपोजिट और इसके डिजीज़ में बात करें हम, तो इससे पहले हमने बताया था जो ब्रोंकियल्स की स्मूथ मसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रैक्ट हो रखी होती हैं, स्पाज्म हो रखा होता है, उनमें म्यूकस का फॉर्मेशन हो रखा होता है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। बट यहाँ पर हम ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी की मेडिसिन प्रोवाइड कराने के बाद में उन ब्रोंकियल्स को डायलेट करने का काम कर सकते हैं, जिससे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वहाँ पर अस्थमैटिक कंडीशन का पेशेंट है उसको रिलीफ देखने के लिए मिलेगा अगर उसकी ब्रोंकियल्स को हम डायलेट कर दें। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात कर लें, ब्रोंकियोडायलेटर जो मेडिसिन्स होती हैं वो पहली कैटेगरी या दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी सिम्फेथोमाइमेटिक और दूसरी कैटेगरी मिथाइलक्सेंथिन। सिम्फेथोमाइमेटिक कैटेगरी क्या होती है? बेसिकली सिम्फेथोमाइमेटिक कैटेगरी बिलोंग करती है ब्रोंकियोडायलेटर से। तो सिम्फेथोमाइमेटिक कैटेगरी की भी मेडिसिन क्या करती हैं? ब्रोंकियल्स को डायलेट करेंगी। एंड मिथाइलक्सेंथिन कैटेगरी भी ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो इसकी भी जो मेडिसिन होंगी वो भी ब्रोंकियल्स को डायलेट करने का काम करेंगी। बेसिकली यहाँ पर हम डिटेल में और जान लेते हैं। सिम्फेथोमाइमेटिक वह मेडिसिन की कैटेगरी होती है
जिसमें ब्रोंकियल्स को डायलेट करने का काम किया जाता है। जैसे एड्रेनलिन और सल्ब्यूटामोल दोनों ही मेडिसिन्स ब्रोंकियल्स को डायलेट करेंगी। किस तरीके से ब्रोंकियल्स को डायलेट करेंगी? यहाँ पर ब्रोंकियल्स पर बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं वो बॉडी में इंड्यूस होने के बाद में अपने रिसेप्टर से बाउंड करती हैं। रिसेप्टर से बाउंड करने के बाद में वो अपने एक्शन को शो करती हैं। तो यहाँ पर एड्रेनलिन एंड सल्ब्यूटामोल बीटा नाम के रिसेप्टर पर बाउंड होती हैं और बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ब्रोंकियल्स स्मूथ मसल्स पर। जैसे ही ये दोनों मेडिसिन बीटा रिसेप्टर पर बाउंड होंगी तो वहाँ पर स्मूथ मसल्स में जो एक्शन क्रिएट होगा वो डायलेशन का एक्शन क्रिएट होगा, मतलब ब्रोंकियल्स है वो डायलेट कर जाएंगी। तो सिम्पैथोमाइमेटिक वह ड्रग जो कि बीटा रिसेप्टर पर बाउंड होने के बाद में स्मूथ मसल्स को डायलेट करती हैं और बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ब्रोंकियल्स पर। देन मिथाइल एक्जेंथिन की बात कर लें, इस कैटेगरी की जो ड्रग है वो थियोफाइलिन है। थियोफाइलिन मेडिसिन भी ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी की है, ब्रोंकियल्स को डायलेट करने के लिए यूज़ में ली जाती है। बट यहाँ पर इस मेडिसिन का यूज़ जब करते हैं हम, जब एड्रेनलिन नाम की जो मेडिसिन है जो कि सिम्पैथोमाइमेटिक कैटेगरी की मेडिसिन है, इसका रेस्पॉन्स नहीं आ पाता है पर्टिकुलर पेशेंट पर, या ये अडेप्टेबल हो जाती है, इसका जो फंक्शन है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो बॉडी के ऊपर नहीं आ पाता है, तो उसके एक्सचेंज में या अपोजिट में हम यहाँ पर थियोफाइलिन यूज़ कर लेते हैं। थियोफाइलिन भी यहाँ पर एड्रेनलिन की ही तरह अपना इफेक्ट शो करती है। ये भी बीटा रिसेप्टर पर जाके ब्रोंकियल्स को डायलेट करने का काम करती है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात कर लें, मस्ट सेल स्टेबलाइज़र। मस्ट सेल स्टेबलाइज़र मीन्स कि यहाँ पर कुछ सेल्स के बारे में बात की गई है। ये मस्ट सेल ब्रोंकियल्स और रेस्पिरेटरी में प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स के अंदर हिस्टामिन नाम का केमिकल रहता है और हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, एज वेल एज वहाँ पर स्पाज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ब्रोंकियल्स में स्पाज्म आ रखा है, जो ऐंठन आ रखी है, स्पाज्म आ रखा है, उस वो जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए वो हिस्टामिन नाम का केमिकल रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मस्ट सेल के अंदर पाया जाता है। तो वहाँ पर मस्ट सेल में या मस्ट सेल का डिग्रेनुलेशन होने लगता है, मस्ट सेल टूटने लगते हैं। जब मस्ट सेल टूटने लगते हैं और उसके अंदर जो हिस्टामिन नाम का केमिकल है वो रिलीज़ होता है ब्रोंकियल अस्थमा में या फिर उस पर्टिकुलर पोर्शन में, तो वहाँ पर स्पाज्म क्रिएट होता है। और स्पाज्म क्रिएट होना मीन्स के अस्थमेटिक कंडीशंस की तरफ मूव ऑन करना। तो हमें क्या करना है, जो मस्ट सेल का डिग्रेनुलेशन हो रखा है या डिग्रेनुलेशन से टूट रहे हैं मस्ट सेल और उसमें से हिस्टामिन नाम का केमिकल निकल रहा है और वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको रोकने का काम मस्ट सेल स्टेबलाइज़र करते हैं। यहाँ पर दो मेडिसिन का नाम दिया है, डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफेन। ये दोनों ही मेडिसिन मस्ट सेल डिग्रेनुलेशन को रोकने का काम करती हैं, जिससे मस्ट सेल डिग्रेनुलेशन अगर रुक जाता है तो वहाँ से मस्ट सेल के अंदर जो हिस्टामिन नाम का केमिकल है वो रिलीज़ हो नहीं पाता है और उसके रिलीज़ न होने की वजह से जो ब्रोंकियल्स में स्पाज्म आ रहे थे वो भी वहाँ पर कहीं तक रुक जाते हैं। उसकी वजह से ये भी मेडिसिन्स जो हैं वो अस्थमेटिक पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल इफ़ेक्ट शो करती हैं। इसके साथ में एक फॉस्फोडाइस्ट्रेज नाम का एंजाइम भी प्रेजेंट रहता है। ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशंस में फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम का लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्रोंकियल्स में या स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियल्स में जो इन्फ्लामेशन आ रखा होता है उस इन्फ्लामेशन को रेगुलेट और बढ़ाने के लिए फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम काफ़ी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मस्ट सेल स्टेबलाइज़र की ये जो दोनों मेडिसिन्स हैं ये मस्ट सेल डिग्रेनुलेशन को रोकने के साथ साथ उस फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करने का भी काम करती हैं, जिससे वो एंजाइम इनहिबिट होने के बाद में वो इन्फ्लामेशन को रेगुलेट प्रॉपर नहीं कर पाता है, जिस वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन में भी काफ़ी हद तक रिलीफ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये कैटेगरी स्टेरॉइड कैटेगरी से बिलोंग करती है। स्टेरॉइड बेसिकली एक हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, हार्मोन्स जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और बॉडी के किसी न किसी फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरीके से स्टेरॉइड भी यहाँ पर वर्क करते हैं, एक हार्मोन्स के लिए या हार्मोन्स की तरह वर्क करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड किस तरीके से काम करते हैं या और भी कोई जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं उनका
टू पर्टिकुलर वर्क होते हैं। एक तो बॉडी के अंदर से इन्फ्लामेशन या बॉडी के अंदर इंटरनल बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन हो रखा है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करते हैं। बेसिकली स्टेरॉइड्स को हम किसी भी डिजीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमको डिजीज़ क्रिएट होती हैं या तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्रिएट होती हैं। कम्युनिकेबल वो डिजीज़ जो कि किसी फॉरेन पार्टिकल के द्वारा हमको क्रिएट होती हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिजीज़ क्रिएट होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्रिएट नहीं होती हैं, हमारी फिजियोलॉजी चेंजेस होने की वजह से डिजीज़ क्रिएट होती हैं। एग्जाम्पल कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो रिसेंटली कोविड-19 ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है। और यहाँ पर डायबिटीज़ की बात करें तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, जो कि हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी चेंजेस होने की वजह से हमको ये क्रिएट होता है। बट यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेरॉयड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड टाइप की मेडिसिन हम किसी भी डिजीज़ में प्रोवाइड करा सकते हैं, किसी भी बीमारी में प्रोवाइड करा सकते हैं, कम्युनिकेबल हो या फिर नॉन कम्युनिकेबल हो। क्योंकि किसी भी डिजीज़ में क्या होता है, बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होता है या हमारी फिजियोलॉजी का जो सिस्टम है, जो फंक्शन है, वो डिस्टर्ब होता है। तो ये जो मेडिसिन होती है इन्फेक्शन का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन, जहाँ पर भी इन्फेक्शन होगा, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, वहाँ पर इन्फ्लामेशन का लेवल काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर रखा होता है, और ये मेडिसिन उस इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है। बॉडी में ओवरऑल कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड कैटेगरी की मेडिसिन इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करेंगी। देन इम्यून सिस्टम को प्रमोट करती हैं, इम्यून सिस्टम को प्रमोट करने का काम करती हैं। तो फिजियोलॉजी टाइप की जो भी डिजीज़ हो रखी होगी, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम फिजियोलॉजी जो भी प्रॉब्लम्स है उससे भी फाइट कर सकता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इन मेडिसिन को बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ वीक भी कर सकती हैं, क्योंकि इनकी जो डोज होती है, अगर वो प्रॉपर तरीके से डोज को मेंटेन नहीं किया जाए तो फिर इनके साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं। इनकी जो डोज़ है, जिस तरीके से स्टार्टिंग में मिनिमम डोज के साथ में स्टार्टिंग की जाती है और मैक्सिमम रेंज तक पहुंचा जाता है, उसी तरीके से मैक्सिमम रेंज से जब हम डोज को ड्रॉप करते हैं तो सडनली हमें ये डोज को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग किया था मिनिमम से और मैक्सिमम, उसी तरीके से मैक्सिमम से मिनिमम डोज की तरफ हम लेके आते हैं पेशेंट को। उसके बाद ही हम इस ड्रग्स को ड्रॉप करते हैं, इस मेडिसिन को ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर ब्रोंकियल अस्थमा में किस तरीके से ये बेनिफिट्स शो कर रही है, बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट नाम की जो मेडिसिन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की, ये क्या करने का काम करती है, ये इन्फ्लामेशन को और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है, ब्रोंकियल अस्थमा में ब्रोंकियल्स पर काफ़ी अमाउंट में इन्फ्लामेशन आ रखा होता है। देन इस मेडिसिन को देने से वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, जिससे ब्रोंकियल्स का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर जाता है। उसकी वजह से एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में काफ़ी हद तक रिलीफ प्रोवाइड होता है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन काम करती हैं, और ये साथ के साथ इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है हमारे इम्यून सिस्टम में वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और इंक्रीज़ हो जाए।